नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है विद्यार्थियों साहित्य शास्त्र। ये जो साहित्य शास्त्र नाम का जो पेपर है, इसमें हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं? आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश और काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास। यह जो चतुर्थ उल्लास है विद्यार्थियों, यह जब हम चतुर्थ उल्लास पढ़ रहे थे तो एक रससूत्र आया था, और जो रससूत्र है वह रससूत्र कौन सा है विद्यार्थियों? कि आचार्य भरत का है। आचार्य भरत का रससूत्र है, और वह जो रससूत्र है वो कौन सा है? विभावानुभाव भाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति। इसका अर्थ क्या था विद्यार्थियों? कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या कहा? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी जो भाव होते हैं उनके संयोग से क्या होती है? रस की अभिव्यक्ति होती है। और अब तक जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि एक तो हमने पढ़ लिया था भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। कौन सा सिद्धांत पढ़ा हमने? भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद पढ़ा। और उसके बाद विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि जो हमारे आचार्य दूसरे थे शंकुक का अनुमितिवाद, और तीसरा हमने पढ़ा आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद। और भट्टनायक ने यह कहा था कि जो रस होता है उसको भोगा जाता है। क्या कहा था? कि जो रस होता है उसको भोगा जाता है। और उन्होंने, भट्टनायक ने ही एक सिद्धांत माना जिसको साधारणीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? साधारणीकरण। तो साधारणीकरण का सिद्धांत भी किसने माना? भट्टनायक ने माना था। और ये जो भट्टनायक हैं, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे रससूत्र की व्याख्या। एक और विद्वान है जिनका नाम क्या है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त इनका है विद्यार्थियों व्यक्तिवाद। कौन सा सिद्धांत है विद्यार्थियों इनका? अभिव्यक्तिवाद। और ये जो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत है इनका, किनका? ये जो है हमारे आचार्य अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने क्या कहा है? देखिए क्या कहते हैं कि लोके प्रमदा आदिभिः स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम
काव्ये नाटे च तय्य एव कारणत्वादि अपरिहारेण विभावना आदि व्यापारवत्वात् लौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्य ममैव एते शत्रुरेवेते तटस्थस्य एवेते न ममैव एते न शत्रुरेवेते न तटस्थस्य एवेते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमान अध्यवसायात् साधारणेन प्रतीतैर अभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमातृगत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य परिमित भावेन प्रमात्रा सकल हृदय संवाद भाजा साधारणेन स्वाकार एव अभिन्नोऽपि गोचरीकृत चर्व्यमाणः माणतैक प्राणः विभावादि जीवितावधि पानक रस न्यायेन चर्व्यमाणः पुरः एव परिस्फुरन् हृदयम् एव प्रविशन् सर्वांगीणम् एव आलिंगन् अन्यत् सर्वम् एव त्रोधत ब्रह्मास्वादम् एव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। देखिए क्या कहा है कि लोक में से तात्पर्य क्या होता है? इस संसार में, लोके माने इस संसार में, प्रमदा आदि भी है कि प्रमदा आदि के द्वारा, क्या कहा? लोक में प्रमदा आदि भी है, प्रमदा आदि के द्वारा स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम के स्थायी अनुमाने के जो स्थायी भाव होते हैं उनका अनुमान करने में पाठवताम कहते हैं जो निपुण होते हैं। ऐसे काव्ये नाटे च तय्य एव, काव्ये नाटे च तय्य एव, काव्य में और नाटक में उनके द्वारा ही कारणत्व आदि परिहारेण कि कारणत्व आदि की समाप्ति कर देने से विभाव आदि व्यापारवत्वात् कि विभाव आदि व्यापार वाले होने से अलौकिक विभाव आदि शब्द व्यवहार्य कि अलौकिक जो विभाव आदि शब्द हैं उनसे व्यवहार करने पर मम एव एते कि यह मेरे हैं, शत्रुः एव एते कि यह शत्रु के हैं, तटस्थस्य एव एते कि यह तटस्थ के हैं, और न ममेवेते कि यह मेरे नहीं है, न शत्रुरेवेते ना ही शत्रु के हैं, न तटस्थस्येव एते और ना ही तटस्थ के हैं। इति संबंध विशेष स्वीकार के इति माने इस प्रकार के संबंध विशेष स्वीकार के विशेष प्रकार के संबंध को स्वीकार करने से परिहार और उसका समापन हो जाने से नियमान अनध्यवसायात नियमों का अध्यवसाय करने से, अध्यवसाय न करने से साधारणीकरण के द्वारा प्रतीतय्य अभिव्यक्त के प्रतीत होने से और अभिव्यक्त सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थित कि सामाजिकों की जो वासना के रूप में स्थित है, स्थायी रत्यादिको नियत प्रमातृगतत्वेन के स्थायी जो भाव होता है और जो नियत प्रमातृ आदि में जो स्थिर रहता है, स्थितोपि उनमें स्थित होने पर भी साधारण उपाय बलात् कि साधारणीकरण के उपाय के बल से, किस उपाय के बल से? साधारणीकरण के उपाय के बल से तत्काल विगलित कि तत्काल उस समय विगलित परिमित प्रमातृभाव वशोन्मिषित कि जो सीमित प्रमाता का भाव होता है उसके वशीभूत होकर के वेद्यांतर संपर्क शून्य कि दूसरे ज्ञान के संपर्क से रहित होकर के परिमित भावेन अपरिमित भावेन असीमित भाव के द्वारा प्रमात्रा सकल सहृदय संवाद भाजा
कि सकल सहृदयों के संवाद के योग्य साधारणीकरण के द्वारा स्वाकार एव अभिन्नोपि कि अपने आकार के समान अभिन्न होने पर भी अपने आकार के समान अभिन्न होने पर भी गोचरीकृत चर्व्यमाण के गोचर होता हुआ चर्व्यमाण और जो चबाया जाता हुआ है एक प्राण के जो एक प्राण रूप में रहता है विभाव आदि जीवित अवधि और जब तक विभाव आदि रहते हैं तब तक जो रहता है ऐसा पानक रस न्यायेन पान के रस के न्याय के द्वारा चर्व्यमाण चबाया जाता हुआ पुरः एव परिस्फुरन सामने ही स्फुट होता हुआ हृदयम एव प्रविशन मानो वह हृदय में प्रवेश कर रहा हो उसके समान सर्वांगीणम एव आलिंगन जैसे वह सभी अंगों का आलिंगन कर रहा हो उसके समान अन्यत सर्वम एव त्रोधत और अन्य सभी को त्रोधित करते हुए के समान ब्रह्मास्वादम एव अनुभावयन और ब्रह्म के आस्वाद के समान उसका अनुभव करते हुए के समान यह अलौकिक चमत्कारकारी और जो अलौकिक चमत्कार से युक्त होता है ऐसा श्रृंगार आदि को रस ऐसा श्रृंगार आदि रस होता है। अब देखिए इस रस की अलौकिकता के विषय में बताते हैं विद्यार्थियों। ये जो रस है इसकी अलौकिकता के विषय में क्या बताते हैं कि यह रस क्या है, अलौकिक होता है, लौकिक नहीं है। देखिए क्या कहा है, सच न कार्य कि वह जो रस होता है वह कार्य नहीं है। विभाव आदि विनाशे अपि तस्य संभव प्रसंगात कि विभाव आदि के विनाश होने पर उसके उत्पत्ति की संभावना होने से फिर क्या कहते हैं, नापि ज्ञाप्य सिद्धस्य तस्य असंभवात कि वह जो रस है वह ज्ञाप्य भी नहीं है क्योंकि उसकी सिद्धि असंभव होती है। और अपितु विभाव आदि व्यंजित चर्वणीय अपितु वह विभाव आदि के द्वारा व्यंजित होता है और वो चर्वणीय होता है। और कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत क्व दृष्टमिति चेत कि जो कारक और ज्ञापक से भिन्न होता है उसको कौन देख सकता है। और न क्वचित दृष्टम इति अलौकिकत्व सिद्ध भूषणम एतत् न दूषणम और जब कोई भैया देख ही नहीं सकता है तो यह तो उसके लौकिकत्व के लिए अलौकिकत्व के लिए भूषण ही है, दूषण नहीं है। क्या कहा है देखिए, और वह कार्य नहीं है। विभाव आदि का नाश होने पर भी कुंभकार की मृत्यु हो जाने पर जैसे घड़ा विद्यमान रहता है इस प्रकार स्थिति संभव हो जाएगी जो कि होती नहीं है और इसलिए रस कार्य नहीं है और उसके पूर्व सिद्ध न होने से ज्ञाप्य भी नहीं है। अपितु विभाव आदि से व्यंजित और आस्वाद योग्य ही वह रस होता है। और कारक तथा ज्ञापक के अतिरिक्त कहाँ पाए जाते हैं यह प्रश्न करो तो कहीं नहीं पाए जाते। यह बात तो अलौकिक सिद्धि का भूषण है, दूषण नहीं है। अतः रस क्या होता है विद्यार्थियों, रस अलौकिक होता है। कैसा होता है रस, रस होता है अलौकिक। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विद्यार्थियों, दोषों के विषय में बताया गया आचार्य होमवर्क में। क्या बताया, देखिए दो
जो काव्य होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं, देखिए क्या कहा है, मुख्यार्थ हतिर दोषो। काव्य के दोष बताए हैं, क्या बताया, देखिए मुख्यार्थ हतिर दोषो। मुख्यार्थ हतिर दोषो के मुख्य अर्थ के हति करने वाले दोष होते हैं। रसश्च मुख्यः तदाश्रयात् वाच्यः। और क्या कहा, देखिए रसश्च मुख्य तदाश्रयात् वाच्यः। अब देखिए फिर दूसरी पंक्ति है, उभयोपयोगिनः स्युः। उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाध्यास्तेन तेष्वपि सः। शब्दाध्यास्तेन तेष्वपि सः। यह विद्यार्थियों सातवां जो उल्लास है, उस सातवें उल्लास की पहली कारिका है। इसमें क्या कहा गया है कि मुख्यार्थ हतिर दोषो रसश्च मुख्य तदाश्रयाद वाच्य उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाध्यास्तेन तेष्वपि सः। क्या कहते हैं, देखिए मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाला, अर्थात जिससे मुख्य अर्थ की हानि होती है, उसको क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। और फिर क्या कहा कि और रस मुख्य अर्थ है। काव्य में जो रस होता है वह क्या होता है विद्यार्थियों, मुख्य अर्थ होता है, रस ही मुख्य अर्थ होता है। और इसलिए रस के जो अपकर्ष के कारण होते हैं उसका आश्रय होने से वाच्य भी मुख्य ही होता है। और इसलिए रस के साथ चमत्कारी वाच्य का अपकर्ष करने वाले दोष कहलाते हैं और उसको अर्थ दोष कहते हैं। शब्दादि रस और वाच्य अर्थ इन दोनों के उपकारक होते हैं, इसलिए उनमें भी यह दोष होता है और वह पद दोष कहलाता है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा कि जो दोष होता है कि मुख्यार्थ हतिर दोष हो, कि मुख्य अर्थ में जो हानि पहुंचाने वाले होते हैं वह दोष होते हैं। और रसस्य मुख्य, और जो रस होता है वो क्या होता है, मुख्य होता है। तद आश्रयात वाच्य, और उसके आश्रय होने से वाच्यर्थ भी मुख्य होता है, क्योंकि वाच्यर्थ में से ही तो रस निकलता है, इसलिए वाच्यर्थ भी मुख्य होता है। और उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः, और इन दोनों के उपयोग में शब्दादि भी होते हैं, तो तेन तेष्वपि सः, इसलिए उनके भी जो अपकर्ष होंगे वह भी क्या कहलाएंगे, दोष कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों आज हमने पढ़ लिए काव्य के दोष, और इसके बाद जो शेष हैं कार्य का उनको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।